नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन EMRS, KVS, NBS, NCT कंडक्टेड बाय UPSC, तो ये वीडियो है आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आज के वीडियो में हम करेंगे MCQ ऑन जनरल प्रोविडेंट फंड एंड CPF रूल्स पार्ट 5। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 81। अमाउंट ऑफ GPF एडवांस विल बी रिकवरेबल इन मैक्सिमम डैश इंस्टॉलमेंट्स। मतलब है अग्रिम की राशि की अधिकतम कितनी किस्तों में वसूली की जा सकेगी। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट पहला ऑप्शन ए 120 इंस्टॉलमेंट्स, बी 60 इंस्टॉलमेंट, सी 50 इंस्टॉलमेंट, डी 70 इंस्टॉलमेंट्स। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने GPF से एडवांस लिया है तो कितने इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आपको देने होंगे। करेक्ट आंसर होगा बी 60 इंस्टॉलमेंट्स। 60 किस्तों में आपको ये जो एडवांस लिया गया है वो वापिस चुकाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82। Maximum time limit of dash days is being prescribed for sanction and payment of an advance। मतलब है अग्रिम की स्वीकृति और भुगतान के लिए कितने दिनों की अधिकतम समय सीमा निर्धारित की जा रही है। ऑप्शन ए 10 डेज, बी 15 डेज, सी 7 डेज, डी 5 डेज। इसका सही उत्तर क्या होगा आपको मालूम है। अगर GPF से एडवांस निकलवाना है, वो एडवांस है वो कितने दिनों के अंदर सैंक्शन हो जाना चाहिए और उसका पेमेंट है वो कितने दिनों के अंदर अंदर होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा बी 15 डेज। 15 दिनों के अंदर सैंक्शन भी होना चाहिए और साथ में ही उसका पेमेंट है वो हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। In case of emergencies like illness, the time limit is restricted to dash days to sanction GPF advance। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मल कंडीशन में हमने इससे पहले क्वेश्चन देखा था 15 डेज थे। 15 डेज में उसको सैंक्शन भी करना था और पेमेंट हो जाना चाहिए था। परंतु बीमारी की कंडीशन में क्वेश्चन का मतलब देखते हैं। बीमारी जैसी आपात स्थिति के मामले में GPF अग्रिम स्वीकृत करने के लिए समय सीमा कितने दिनों तक सीमित है। ऑप्शन ए 5 डेज, बी 3 डेज, सी 7 डेज, डी 1 डे। करेक्ट आंसर इज सी 7 डेज। आपात स्थिति में 7 दिनों के अंदर सैंक्शन हो जाना चाहिए और पेमेंट है वो भी हो जाना चाहिए अगर एडवांस लिया गया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। GPF रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल टू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है। GPF नियम लागू नहीं है, किस पर लागू नहीं होते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ए री एम्प्लॉयड पेंशनर्स, बी टेम्पररी एम्प्लॉइज, सी कैजुअल लेबरर्स ग्रांटेड टेम्पररी स्टेटस, डी गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004। इसका आंसर आपको निश्चित रूप से मालूम है। ये सही उत्तर होगा इसका डी। 1 जनवरी 2004 से बाद में जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है
या नियुक्ति हुई है तो उसके लिए जीपीएफ रूल्स हैं वो लागू नहीं होंगे, क्योंकि आपको जानकारी है कि 1 जनवरी 2004 के बाद में एनपीएस लागू हो गया था, इसलिए उनको जीपीएफ है वो नहीं मिलेगा। और जीपीएफ किन लोगों को मिलता है ये भी आपको पता है, 31 दिसंबर 2003 तक जिनका अपॉइंटमेंट हो चुका है उन्हीं को जीपीएफ है वो एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 85। ए टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बिकम मेंबर ऑफ जीपीएफ ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग। मतलब क्या बताया गया है कि एक अस्थायी सरकारी सेवक जीपीएफ का सदस्य तभी बन सकता है जब कितने दिनों के बाद में, कितनी सर्विस होने के बाद में वो जीपीएफ का सब्सक्राइबर हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं, ए 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, बी 2 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, सी 3 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, डी 4 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। इसका सही उत्तर क्या होगा आपको जानकारी है। सही उत्तर है इसका ए 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। 1 साल की सर्विस पूरी होने के बाद में ही उसको सब्सक्रिप्शन है वो मिलेगा, 1 साल से पहले सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं 86। ए टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट हु कंप्लीटेड कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 1 ईयर ऑन 21 December 2021 shall be eligible to subscribe to GPF from। क्वेश्चन का अर्थ देखते हैं, एक अस्थायी सरकारी सेवक जिसने 21/12/2021 को 1 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है वह जीपीएफ की सदस्यता के लिए पात्र होगा। तो निरंतर सेवा कंटिन्यूअस सर्विस है वो 1 साल की वो पूरी कर चुका है, तो निश्चित रूप से इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा 1 साल की सर्विस होनी चाहिए जीपीएफ सब्सक्रिप्शन के लिए। तो ऑप्शन है वो देखते हैं, ए जनवरी 2022, बी फरवरी 2022, सी अप्रैल 2022, डी दिसंबर 2022। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 87। इन केस ऑफ ए न्यूली रिक्रूटेड गवर्नमेंट सर्वेंट जीपीएफ सब्सक्रिप्शन सेल कमेंस। मतलब है नवनियुक्त सरकारी सेवक के मामले में जीपीएफ अंशदान प्रारंभ होगा। कब से प्रारंभ होगा ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए इमीडिएटली ऑन रिक्रूटमेंट, आफ्टर 6 months ऑफ सर्विस, सी आफ्टर 1 ईयर ऑफ सर्विस, डी नन ऑफ दी अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा सी आफ्टर 1 ईयर ऑफ सर्विस। क्वेश्चन है वो कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, उसको फेर बदल करके पूछ लिया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी नवनियुक्त कर्मचारी है तो उसका जीपीएफ सब्सक्रिप्शन है वो शुरू होगा 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस होने के बाद में। तो करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं सी। अगला प्रश्न देखते हैं 88। नॉर्मली द मिनिमम रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू जीपीएफ इज। आमतौर पर जीपीएफ की सदस्यता की न्यूनतम दर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सफोला क्वेश्चन है, छोटा है, आसान है, परंतु पूछा जाता है, घातक है। ऑप्शन देखते हैं, ए 6% ऑफ इमलमेंट्स, बी 8 1/3% ऑफ इमलमेंट्स, सी 10% ऑफ इमलमेंट्स, डी 12% ऑफ इमलमेंट्स। करेक्ट आंसर इज ए 6% ऑफ इमलमेंट्स। जो बेसिक पे है उसका 6% है वो जीपीएफ के रूप में लिया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 89। ए जीपीएफ सब्सक्राइबर हु वाज अर्लियर सब्सक्राइबिंग टू सीपीएफ एट द रेट 8 1/3% ऑफ हिज इमलमेंट्स इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टू जीपीएफ। मतलब कि एक जीपीएफ ग्राहक जो पहले अपनी परिलब्धियों के सीपीएफ 8/1/3% की दर से सदस्यता ले रहा था को जीपीएफ में योगदान करना आवश्यक है। ऑप्शन है, ए मिनिमम 6% ऑफ इमलमेंट्स, बी मिनिमम 8 1/3% ऑफ इमलमेंट्स, सी मिनिमम 8% ऑफ इमलमेंट्स, डी मैक्सिमम 8 1/3% ऑफ इमलमेंट्स।
इसका सही उत्तर है बी 81/3%। मतलब वो पहले से सीपीएफ के सिस्टम में था, जहां पर सीपीएफ मिलता था और वो कर्मचारी है वो कहीं दूसरी सर्विस में प्रॉपर चैनल के द्वारा आ गया है, जहाँ के पेंशन लागू है, पेंशनेबल जॉब में आ गया है, और उस पेंशनेबल जॉब है तो उसको जीपीएफ में सब्सक्रिप्शन है वो लेना होगा। तो पहले वो 8 सही 1/3% सब्सक्रिप्शन कर रहा था सीपीएफ में, तो जीपीएफ में क्या होगा, जीपीएफ में भी सब्सक्रिप्शन है वो 81/3% ही देना होगा, कम से कम बेसिक पे का। क्वेश्चन देखते हैं अगला 90। ए जीपीएफ सब्सक्राइबर हैज ऑप्शन 2। मतलब है एक जीपीएफ ग्राहक के पास विकल्प हैं। ए increase the rate of subscription once and or decrease the same once in a calendar year. B increase the rate of subscription twice and or decrease the same once in a calendar year. C increase the rate of subscription once and or decrease the same twice in a calendar year. D increase the rate of subscription twice and or decrease the same twice in a calendar year. मतलब है कि कोई भी सब्सक्राइबर है वो अपने सब्सक्रिप्शन में कितनी बार बढ़ोतरी कर सकता है, कितनी बार घटा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक साल के अंदर उसको कितने ऑप्शन मिलते हैं कि वो बढ़ाएगा कि घटाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा बी। करेक्ट आंसर इज बी, इंक्रीज द रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन ट्वाइस एंड और डिक्रीज द सेम वंस इन ए कैलेंडर ईयर। मतलब है कि 2 बार वो बढ़ा सकता है और 1 बार घटा सकता है एक कैलेंडर वर्ष में। एक कैलेंडर वर्ष में 2 बार बढ़ा सकता है और 1 बार घटा सकता है, ये ऑप्शन उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91। इमोलमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ जीपीएफ सब्सक्रिप्शन मीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमोलमेंट्स किसको बोलेंगे? मतलब है जीपीएफ सदस्यता के प्रयोजन के लिए परिलब्धियां। परिलब्धियों का अर्थ क्या है? परिलब्धियां मतलब कौन कौन से वेतन के भाग हैं वो जीपीएफ सब्सक्रिप्शन में काउंट किए जाएंगे। ऑप्शन ए बेसिक पे, बी बेसिक पे प्लस डीए, सी बेसिक पे प्लस डियरनेस पे इफ एनी, डी बेसिक पे प्लस डियरनेस पे इफ एनी प्लस डीए। इसका करेक्ट आंसर है बेसिक पे। जितनी बेसिक पे होती है उसका 6% है वो जीपीएफ के रूप में लिया जाएगा, जीपीएफ के सब्सक्रिप्शन के रूप में प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। इमलमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ जीपीएफ सब्सक्रिप्शन हैव टू बी डिटरमाइंड। मतलब है जीपीएफ सदस्यता के प्रयोजन के लिए परिलब्धियां निर्धारित की जानी है। ऑप्शन ए फॉर ईच मंथ ऑफ कंट्रीब्यूशन, बी एज ऑन 31st March of the preceding year, C as on the date of joining the fund in case of a new subscriber, D either B or C. Correct answer is D, either B और C। मतलब जीपीएफ सदस्यता के प्रयोजन के लिए परिलब्धियां हैं वो निर्धारित की जाती है। कौन से महीने में कब से निर्धारित की जाएंगी? बी है एज ऑन 31st March ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, उस साल के 31 मार्च से, या एज ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द फंड इन केस ऑफ ए न्यू सब्सक्राइबर। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से काउंट की जाएगी या जो चालू वित्तीय वर्ष है सब्सक्रिप्शन के लिए परिलब्धियां हैं वो कैलकुलेट की जाएंगी। दोनों में से कोई भी एक है वो शामिल कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93। Mr. Rudal is drawing a pay in level 7 rupees 55,200 plus NPA rupees 11,040 and dearness allowance rupees 2,650. His subscription on GPF shall be। अर्थ है श्री रुदल लेवल 7 में वेतन 55,200 प्लस एनपीए 11,040 रुपये
और महंगाई भत्ता 2,650 रुपये ले रहे हैं। जीपीएफ में उन सदस्यता होगी किस पर? ऑप्शन ए 6% ऑफ 55,200, बी 6% ऑफ 55,200 प्लस 11,040 प्लस 2,065, सी 6% ऑफ 55,200 प्लस 11,040, डी 10% ऑफ 55,200। तो इसका सही उत्तर है ए। जो बेसिक पे है, मूल वेतन है, उसका 6% लिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर जीपीएफ के लिए परिलब्धियां हैं वो क्या है? बेसिक पे है, उसको शामिल किया गया है। बेसिक पे का 6% है वो जीपीएफ सब्सक्रिप्शन के रूप में प्राप्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, द अमाउंट ऑफ जीपीएफ सब्सक्रिप्शन at the rate of 6% on basic pay of rupees 81,390 shall be। मतलब है 81,390 रुपये के मूल वेतन पर 6% की दर से जीपीएफ सदस्यता की राशि होगी। ये आपको कैलकुलेट करना है। 6% के आधार पर 81,390 उसका बेसिक है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए ₹483.40, बी ₹4,884, सी ₹4,883, डी ₹4,880। सही उत्तर होगा 4,883 रुपीज। इसका नियम ये है कि उसको राउंड फिगर में उसको लेना है। तो राउंड फिगर में करने के लिए अगर 50 पैसे से कम रुपये हैं तो उसको नीचे वाले राशि में करेंगे, और 50 पैसे से ज़्यादा होता है तो उसको अगले रुपये में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो 81,390 है उसका 81,390 का 6% अगर हम निकालते हैं तो बनता है 4,883.40 रुपीज। इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करेंगे तो 4,883 रुपीज है वो कलेक्ट किए जाएंगे जीपीएफ के रूप में, सब्सक्रिप्शन के रूप में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई opts for voluntary retirement in March 2022, his subscription to GPF shall be। मतलब है एक सरकारी कर्मचारी मार्च 2022 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनता है। जीपीएफ में उसकी सदस्यता होगी कितने, कब तक सदस्यता रहेगी, मतलब उससे जीपीएफ सब्सक्रिप्शन है वो लिया जाएगा। ऑप्शन देखते हैं। ए रिकवर्ड ओनली अप टू दिसंबर 2021, बी recovered only up to March 2021, C recovered only up to March 2022, D recovered only up to April 2022। Correct answer is C, recovered only up to March 2022, क्योंकि मार्च 2022 में वो रिटायर हो रहा है। तो अगर वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेता है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है, तो जब वो रिटायर होगा तब तक उससे जीपीएफ सब्सक्रिप्शन है वो प्राप्त किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96, एज पर रूल 6 जीपीएफ अकाउंट ऑफ ए सब्सक्राइबर सेल कंटेन। जीपीएफ नियम 6 के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए सब्सक्राइबर के खाते में? ऑप्शन ए सब्सक्रिप्शन टू द फंड, बी एडवांसेज एंड विड्रॉवल्स फ्रॉम द फंड, सी इंटरेस्ट ऑन द फंड, डी ऑल दी अबव। करेक्ट आंसर इज डी ऑल दी अबव। सभी शामिल होंगे नियम 6 के अंतर्गत। इसमें सब्सक्रिप्शन भी होगा, एडवांसेज और विड्रॉल्स हैं फंड से लिए गए हैं तो वो भी शामिल होंगे, और इंटरेस्ट ऑन द फंड, क्या इंटरेस्ट अभी तक मिल चुका है या इंटरेस्ट उस पर एकत्रित हो गया है, ये सारी चीजें नियम 6 के अंतर्गत बताई गई है जीपीएफ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन 97, रिकवरी ऑफ एडवांस इज क्रेडिटेड टू द सब्सक्राइबर्स अकाउंट एज पर, मतलब है अग्रिम की वसूली ग्राहक के खाते में निम्नानुसार जमा की जाती है, कौन से नियम के तहत? ए रूल 6, बी रूल 10, सी रूल 7(1), डी रूल 13(4). तो इसका सही उत्तर होगा डी, रूल 13(4) के तहत वसूली है वो की जाएगी। अग्रिम से अगर एडवांस लिया गया है तो उससे रिकवरी है वो की जाएगी। ये बताया गया है कितनी रिकवरी की जाएगी, कितने महीनों में रिकवरी की जाएगी, ये सारा बताया गया है रूल 13(4) में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98, ए सब्सक्राइबर हैविंग ए फैमिली कैन नॉमिनेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस अभिदाता का परिवार है वह मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन ए, एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, बी, एनी कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, सी, एनी चैरिटेबल और अदर ट्रस्ट और फंड, डी, एनी ऑफ दी अबव। तो जिस सब्सक्राइबर की अपनी खुद की फैमिली है तो क्या इनमें से वो किसको वो नॉमिनेट कर सकता है? इसका सही उत्तर है ए, सही उत्तर होगा ए। अगर सब्सक्राइबर की फैमिली है तो वो सिर्फ फैमिली मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है, इन किसी में से नहीं कर सकता, क्योंकि कोई कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी है उसको भी नहीं कर सकता। फैमिली है उसका उत्तराधिकार बनता है, तो फैमिली मेंबर में से किसी भी एक को वो नॉमिनेट कर सकता है। कोई भी चैरिटेबल या अदर ट्रस्ट और फंड को भी वो नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घातक है, याद रखना जरूरी है। अगर किसी अभिदाता की अपनी खुद की फैमिली है, खुद का परिवार है, तो वो परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनेट कर सकता है। और बाकी किसी को नॉमिनेशन नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99, फिर से सफोला क्वेश्चन आ गया है। ए सब्सक्राइबर नॉट हैविंग ए फैमिली कैन नॉमिनेट, जिस अभिदाता का परिवार नहीं है वह मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन ए, एनी पर्सन और पर्संस, बी, एनी कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बी, एनी कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, सी, एनी चैरिटेबल और अदर ट्रस्ट और फंड, डी, एनी ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज डी, एनी ऑफ द अबव। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सब्सक्राइबर का अपना खुद का परिवार था, खुद की फैमिली थी, तो वो फैमिली मेंबर को ही नॉमिनेट कर सकता था। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं हैविंग नो फैमिली, उसका खुद का अपना परिवार नहीं है, तो ये सभी सही हो जाते हैं। किसी भी पर्सन को या पर्सन्स को, एक व्यक्ति को या एक से ज्यादा व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है, या किसी कंपनी को, एसोसिएशन को, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को भी कर सकता है, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को भी कर सकता है, दूसरे ट्रस्ट या फंड को भी नॉमिनेट कर सकता है। तो ये सभी ऑप्शन उसके पास में है, वो किसी भी व्यक्ति या किसी को भी अपना नॉमिनी है वो बना सकता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं T20 सीरीज का। अंडर जीपीएफ रूल फैमिली डज नॉट इंक्लूड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीपीएफ नियमों के तहत परिवार में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए, माइनर ब्रदर्स, बी, अनमेरिड सिस्टर्स, सी, स्टेप चिल्ड्रन, डी, पेरेंट्स। इसका करेक्ट आंसर है सी, स्टेप चिल्ड्रन। स्टेप चिल्ड्रन को शामिल नहीं किया जाता है। बाकी माइनर ब्रदर है जो कि डिपेंडेंट है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, अनमेरिड सिस्टर्स हैं वो भी फैमिली में शामिल किए जाएंगे, पेरेंट्स हैं वो डिपेंडेंट है, तो सारे हैं वो शामिल किए जा सकते हैं, परंतु स्टेप चिल्ड्रन हैं वो नहीं किए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन लगता है परंतु परीक्षा में पूछा जाता है। इसी तरीके के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपकी समझ को जांचने के लिए, आपके नॉलेज को जांचने के लिए। आज का वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें
और कमेंट्स जरूर करें, आपको क्वेश्चंस हैं वो कैसे लगे हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस हैं आप चाह रहे हैं, तो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।